हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे होती है। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी में जो उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, द स्टोर्ड एनर्जी in a body due to its position is known as potential energy। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, जब वर्क में चेंज होता है तब मालूम होता है। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट ये पेन रुकी है स्टूडेंट, ठीक। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh है, लेकिन वो हमें यहाँ दिख नहीं रही है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको फ्री करेंगे ये नीचे जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। अगर नीचे आप कुछ रख दें तो जो इससे टूट सकती है तो ये उसको तोड़ देगी, यानी वर्क भी कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब किसी की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन से जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन बेस्ड एनर्जी है ये। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी energy of a body at height small h from earth surface। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है और इसकी अर्थ सरफेस से हाइट h है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर इस पार्टिकल या बॉडी या मास जो भी आप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग mgh पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला तभी तक अप्लीकेबल है जब तक g कांस्टेंट है। इसमें g अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हमने देखा। It is denoted by जनरली U से इसको डिनोट करते हैं, कहीं कहीं W भी लिख देते हैं। ठीक है, URW। ठीक है, कहीं कहीं इसको एनर्जी है, यूनिट वगैरह जूल है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, SI यूनिट इज जूल। डायमेंशन, जूल की डायमेंशन होगी, डायमेंशन इसकी क्या लिखते हैं,
डायमेंशन ml² T⁻⁻² लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। देखो स्टूडेंट, जैसे ये एक स्प्रिंग है हमारी, देखो ये, ठीक, ये ऐसे है। अब अगर हम इस स्प्रिंग को यहाँ फोर्स F लगा करके इधर खींचना शुरू कर दें, ठीक है, तो जब हम इधर खींचना शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो वैसा ही एक फोर्स इसके अंदर डेवलप हो जाएगा स्प्रिंग के इस डायरेक्शन का, ठीक है। ये जो फोर्स डेवलप हुआ इस डायरेक्शन का, यही रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। ए फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, इन ए स्प्रिंग और इन ए बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कोई भी फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अब ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ, हमने बताया कि स्ट्रेच्ड बॉडी में होगा। जब आप किसी तार को खींचेंगे, किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचेंगे, जब ऐसे बढ़ाएंगे फोर्स लगा कर ऐसे, तो जब आप इसको बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जिधर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके अपोजिट एक फोर्स इसमें जनरेट हो जाता है। इसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारी स्प्रिंग है स्टूडेंट, ठीक, ये हमारी स्प्रिंग ऐसे खींच गई जब हमने इसको फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक, खींच गई। कितना खींच गई देखिए, यहाँ से आ गई इतना, यहाँ अब आ गया ये गोल वाला भाग, ये यहाँ आ गया, तो ये हमारा x डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन का है, ठीक है, और इसके अंदर एक फोर्स यहाँ जनरेट हुआ, वो इस डायरेक्शन का है। वो नियर अबाउट इसके इक्वल ही जनरेट होता है, इसलिए हमने दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा है। आप चाहें तो डिफरेंस रख सकते हैं, फिर आपको इक्वल लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स हुआ वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसकी डायरेक्शन इधर होती है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है, ठीक है। ए फोर्स प्रोड्यूस्ड in stretched spring, wire or other body opposite to the direction of displacement is known as a restoring force। ठीक, और फोर्स है F लिखते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement but direction is opposite,
डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट इधर और रीस्टोरिंग फोर्स इधर होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग करने के लिए चाहें तो डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इक्वल ही प्रोड्यूस होता है इसलिए हमने उसको डिफरेंट नहीं किया। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग एक देख लें स्टूडेंट हुक्स लॉ। ठीक है, जो कि इसी की डेफिनीशन में एक तरह से शामिल है, समझिए। ठीक है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज F proportional to -x। यही स्टेटमेंट समझिए आप कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी को आप हुक्स लॉ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम इसमें लगेगा, आप इस डायग्राम को छोड़ करके हुक्स लॉ नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया स्टूडेंट, जहाँ प्रोपोर्शनल वहाँ कांस्टेंट होता है, तो ये हम लोग लिखते हैं F = kx। के इज ए कांस्टेंट, के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से है। यहाँ स्प्रिंग है तो इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, के एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में के का रिलेशन वहाँ भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हमें केवल F = -kx की ज़रूरत है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ओके, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। किसी खींची हुई स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको हम लोग यहाँ देखेंगे स्टूडेंट। डायग्राम में देखो स्टूडेंट कि ये कोई मास है, वो इस स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। इसको फोर्स F लगा के इस डायरेक्शन में खींचा जाता है, जबकि स्प्रिंग का एक एंड जो है पॉइंट O पर रिजिड सपोर्ट में है। ठीक है, जब इसको इधर खींचते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है कि स्प्रिंग कुछ इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है, वो हमने लिया है x। ठीक है, तो इस कंडीशन में जितना ये फोर्स है उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज K। ठीक, when this spring is stretched by a force F as shown in the figure, then restoring force प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो जितना ये है उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स। देन रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग
F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है स्टूडेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, वेयर एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट produced in the spring, produced in the spring। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर हम स्प्रिंग को इस पोजीशन से थोड़ा डी एक्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ले लें, किधर, अपोजिट टू द रीस्टोरिंग फोर्स, यानी इधर ही और खींचें, तो जब इधर हम और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा। उसको हम लोग यहाँ देखते हैं, इफ स्प्रिंग इज stretched by element dl, element dx opposite to the restoring force, opposite to the restoring force, then work done, तब वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dw इज इक्वल टू माइनस dw इज इक्वल टू f इंटू माइनस डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया के एक्स डी एक्स। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए स्टूडेंट, तो बाय इंटीग्रेशन ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे, इधर w हो जाएगा, k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू x, ये हो जाएगा x dx। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करेंगे तो जो यहाँ x है इसकी पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, जो पावर आएगा उसे डिवाइड होगा। ऐसा हम तो कई बार आपको बता चुके हैं, w इज इक्वल टू के हुआ, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट 0 टू x हमारी है। पहले ऊपर वाली लिमिट रख लो स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये नीचे वाली लिमिट हो गई, और फिर अपॉन 2 हो गया। यहाँ क्या करते हैं, पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखते हैं जो भी रहेगी, तो यहाँ x ही है तो x स्क्वायर हुआ, फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट रखते हैं x की जगह, तो ये 0 का स्क्वायर हुआ, बीच में माइनस लगाते हैं। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं, यानी w का फार्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, this work done is stored in the spring in the form of potential energy, therefore stored energy in the spring w is equal to u भी लिखते हैं, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, W इज इक्वल टू यू भी इसे लिखते हैं, और फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट।
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग जो इनमें ग्राफ खींचेंगे वो u और x के बीच है। तो अभी हमने u का फार्मूला क्या बताया, किसी भी स्प्रिंग के लिए हाफ kx² बताया। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम लेट कर लें, लेट k = 1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो कांस्टेंट है 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालते हैं। देन एट x = 0, u0 हो जाएगा ये, और फार्मूला ऊपर लिखा है 1/2, k की वैल्यू 1 हो गई, x हमने ले लिया 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0, यानी u0 हमारा 0 हो गया। ये पहला आया हमारा, यानी जब हमारा x 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, दोनों साथ साथ 0 होंगे। अच्छा, दूसरा हम ले लेते हैं एट x = 1, पहले पॉजिटिव पर लेते हैं 1 मीटर। ठीक, तो जब 1 मीटर ले लेंगे देन u क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा = हाफ, k की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया 0.5, u1 आ गया इतना जूल आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग दूसरा ले सकते हैं स्टूडेंट। एट पॉइंट यहाँ डालते जाइए आप, फिर ये पॉइंट आ गया एट x = -1 मीटर। ठीक, और जब हम लोग -1 मीटर लेंगे तब हमारा फार्मूला u-1 कितना आ जाएगा, हाफ, k की वैल्यू 1, -1 का स्क्वायर, ये भी आ गया 0.5 जूल। यानी अब यहाँ देखने वाली बात होगी स्टूडेंट कि ये भी पॉजिटिव ही बना रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। x की वैल्यू आप चाहे जो ले लें, क्योंकि k इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हम लोग एट x = 2 ले लेते हैं, 2 मीटर, तब हमारा क्या आ जाएगा, u2 = हाफ, k की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से ये 2 कट गया, 2 हो गया, u2 आ गया हमारा 2 जूल। अब ऐसे ही हम लोग अलग ले लेते हैं एट x = -2 मीटर, तो -2 पर भी यही फार्मूला आ जाएगा, u-2 हाफ 1, ये 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 से कट गया तो 2 आया, ये भी 2 जूल आ गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही पॉइंट बदलते जाएंगे स्टूडेंट सारे, फिर अभी बनाएंगे ग्राफ। एट x = 3 मीटर ले लेते हैं, तब हमारा u3 आ गया, हाफ, k की वैल्यू 1, ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया 1/2, u3 हमारा निकल आ गया, निकल के आया कितना, ध्यान से देखिएगा 9/2 यानी 4.5 जूल आ गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं एट x = -3 ले लेते हैं। ठीक, तो जब -3 मीटर, तो जब हम लोग x की वैल्यू -3 लेंगे तब u-3 आ जाएगा 1/2, 1 × -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, u-3 की वैल्यू ये भी आ जाएगी 4.5 जूल। अब हम लोग ग्राफ इसका बना सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखो, एक एक्सिस इधर बनाएंगे, एक एक्सिस इधर बना देंगे। ठीक, इधर हमें लेना है 0 से लेकर 3 तक, तो ये तो 0 है हमारा स्टूडेंट, 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3
और इधर हो गया -x। ठीक, इधर हो गया 1 2 3, इधर हो गया +x और ये मीटर में है, +x मीटर में है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ऊपर हमें वही रास्ता चुनना है, कितने तक जाना है 5 तक। तो 1 2 3 4 5, इनके बीच में मिड पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। ऊपर हो गया U और ये जूल में है हमारी। ठीक, उधर जूल में आंसर हमने निकाला है। अब ग्राफ आप बनाइए, देखिए स्टूडेंट कौन सा ग्राफ कहाँ जा रहा है। पहला हमारा है U = 0 है, तब x भी 0, ये दोनों 0 है, तो ये तो ओरिजिन हो गया, यानी ग्राफ ओरिजिन पर रहेगा जो है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, जब x = 1 लिखा तो 0.5, x = -1 लिखा तो भी 0.5, यानी ये 0.5 वाली लाइन ऐसे यहाँ तक चलेगी। ये हमारा दोनों ओर का पॉइंट होगा। ठीक, 0.5 ये 1 है, ये 0.5 पर -1 पर भी है और +1 पर भी है। फिर हमने लिखा x = 2 और x = -2, दोनों पर ही 2 है। तो अब हम लोग 2 वाली लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं थोड़ा ऐसे। ठीक, 2 वाली लाइन कहाँ तक जा रही है हमारी, 2 पॉइंट तक जा रही है, इस पॉइंट तक। ये आ रही 2 पॉइंट, इधर भी आ रहा 2 पॉइंट। ठीक, यानी अगला पॉइंट हमारा ये होगा 2 पर 2 जूल आया, ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हमारा देखना है कहाँ जा रहा है। तो x3 हमने लिया तो 4.5 पर आया, ये है 4.5 वाली लाइन। ये 4.5 वाली लाइन है ऐसे, और इस लाइन पर 3 हमें मिलना है। ये 3 हमारा पॉइंट यहाँ आया, इधर से भी हमें 3 ही मिलना है। ये पॉइंट हमारा यहाँ आया है। ये 3 हमारा यहाँ आया। ठीक, अब अगर हम इसको ग्राफ खींच दें स्टूडेंट, तो ये ऐसे ग्राफ बन रहा है। देखो इन पॉइंट से होते देखिए ऐसे ग्राफ बन रहा है, ऐसे बिल्कुल यहाँ से ऐसे जाते हुए ऐसे U आकार का ग्राफ बन रहा है। ठीक, अब ये ग्राफ कैसा है स्टूडेंट, ये ग्राफ यहाँ देखो U की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये ग्राफ हमारा पैराबोला है। ये ग्राफ कैसा है, पैराबोला है। ठीक, और ये दिखा रहा है कि स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम 0 होगी, इसके नीचे ग्राफ नहीं है जो है। एज इट इज, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ बनाया था, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ इसका भी बनता है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है स्टूडेंट जिसका वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इफ वर्क डन बाई ए फोर्स, इफ वर्क डन बाई ए फोर्स, ठीक, does not depend on the path of motion, on the path of motion and
depend only initial and final position, of the motion is known as conservative force, ठीक है स्टूडेंट। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन path of motion and depend only initial and final position of the motion is known as conservative force। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? एग्जाम्पल्स, पहला तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जब हम सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो नेट वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि ए पॉइंट से मोशन करके फिर घूम करके ए पॉइंट पर चला आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो हमारा वर्क डन भी 1 साइकिल का 0 हो गया। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं हुआ, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड हुआ। यानी यहाँ पे आ गया जहाँ चला था। अभी अगर ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाए इतने पर, ठीक, मान लीजिए यहाँ फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, इस पर वी वेलोसिटी चल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे है, और ये मोशन करके यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इधर आ जाएगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगी। लेकिन अब ये भी जो हुआ ये ऊपर वाले पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन हमारा इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। अब हमारा इनिशियल ये हो गया, फाइनल ए हो गया, तो यहाँ से लेकर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए बी होगा। तो इसमें वर्क डन हमारा W = F × AB होगा। AB यानी डायमीटर होगा, यानी W = F × डायमीटर होगा, ठीक, ना कि सेमी सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो यानी सरकमफ्रेंस पर चल तो रहा है पर वो डिपेंड कर रहा है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, सरकमफ्रेंस पर जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है? यहाँ देखो स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और ये अगर फ्रिक्शन लेस है, सपोज कर लो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ऐसे मूव करते हुए यहाँ आ गया, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारा जो एच है, हाइट है, जो ये एच हाइट है ये, ठीक, हम यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले लें। जिस समय ये यहाँ है इसका कंपोनेंट mg इस डायरेक्शन का आएगा, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है सपोज कर लो तो इस डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा mg cos थीटा, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। ये थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक। अब जो हमारा वर्क डन हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, वो वर्क डन हमारा यहाँ से इस डायरेक्शन का होगा।
तो हम इसका नाम अगर रख दें स्टूडेंट पी क्यू आर रख दें, एक ट्रायंगल का सपोज कर लीजिए, तो हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पर जो वर्क डन हमारा हुआ W, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आने का W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स हमारा कितना है, mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, QR है, QR है। अब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा h हुआ, हाइपोटेन्यूस हमारा कौन हुआ, QR हुआ, ठीक। तो साइन थीटा रिप्लेस करके इसको हम लोग लिख दें, तो W इज इक्वल टू mg h अपान QR हुआ और इंटू QR हुआ। तो QR से QR कट गया, W इज इक्वल टू mgh हो गया, ठीक है। यानी ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं, केवल हाइट पर डिपेंड है। तो इस पर अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पर वर्क हो रहा है कोई, तो वहाँ भी ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगा वो mgh है और वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये पाथ पर इस पर डिपेंड नहीं है, h इतना है और ये W इज इक्वल टू mgh आ रहा है यहाँ से R तक पहुँचने का। वो हमने कैसे आ रहा, वो हमने डिराइव करके बता दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है स्टूडेंट, इसका कुछ पार्ट कंजर्वेटिव भी होता है और कुछ नॉन कंजर्वेटिव भी होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसी का अपोजिट है स्टूडेंट, ठीक। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स, इफ वर्क डन by a force depends upon the path of the motion, depends upon the path of motion and not depend initial and final position is known as non-conservative force। non-conservative force, ठीक है स्टूडेंट। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द मोशन, अगर किसी फोर्स का जो वर्क डन वो पाथ पर डिपेंड हो जाए और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड ना हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा देखो स्टूडेंट क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन भी पूरे पाथ पर डिपेंड होता है, ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। ये भी पाथ पर डिपेंड होता है, केवल इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट।
आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम ये सपोज कर लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होता है तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। इफ an external force applied on the body, then kinetic and potential both energy can be increased। ठीक है, यानी then जो वर्क डन हमारा होगा वो होता है, क्या होता है कि जो हमारा फोर्स हुआ या एक्सटर्नल हुआ, इसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो वर्क डन हुआ स्टूडेंट, यही वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को इंक्रीज करता है। तो इसको हम ले सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है, यानी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोथ इंक्रीज होती है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इनमें अगर कंजर्वेटिव फोर्स भी है, इफ conservative force F is applied in the motion, then from work energy theorem, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि नेट फोर्स जो होता है उसके कारण जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग के इक्वल होता है। तो यानी एफ नेट इंटू डेल्टा एक्स, और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ठीक। और अब यहाँ नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स में 2 हैं, कंजर्वेटिव है और एक्सटर्नल है। तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल और प्लस कंजर्वेटिव फोर्स एफ, ये नेट फोर्स हो गया इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के हो गया। ठीक। इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के हो गया। एफ इंटू डेल्टा एक्स को इस साइड में कर दो स्टूडेंट, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 में देखो स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स, ए भी एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स है, तो ये हम मल्टीप्लाई ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो राइट हैंड साइड में इधर के भी इक्वल है डेल्टा के, लेकिन यहाँ यू है और यहाँ माइनस का एफ डेल्टा एक्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1, 2 में हमारा क्या निकला स्टूडेंट? तो क्या आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का एफ डेल्टा एक्स आया। ये हमारा रिलेशन हुआ दोनों में, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, F इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स क्या है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपान डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दोनों के बीच रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा है डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट इसको कहते हैं। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट हुआ। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक, यानी कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये निगेटिव वैल्यू है, इज इक्वल टू द कंजर्वेटिव फोर्स। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं। अभी इधर हमने बताया कि डी यू अपान डी एक्स, आप इसको भी कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसको भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट कहते हैं। इसकी वैल्यू भी निगेटिव वैल्यू कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल है। ये डिफरेंशियल फार्म होता है, डेरिवेटिव फार्म है ये। ठीक, इसको डेरिवेटिव फार्म कहते हैं। वो दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके।